हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी अपडेटेड। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय रेलवे के दो कर्मचारी हैं, दो महानुभाव हैं। इनसे हम लोग रूबरू होंगे। आगामी आने वाली एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए हम लोग इनसे बेस्ट स्ट्रेटेजी लेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है इन्हेंस हो सके। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। सर, आपका गुड नेम? मेरा गुड नेम विष्णु कुमार सिंह हुआ। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम कृति आनंद हुआ। सर, आप भारतीय रेलवे में किस पद पे हैं? मैं एज अ स्टेशन मास्टर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अभी कार्यरत हूँ। सर, आप किस पोस्ट पे हैं? मैं अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कार्यरत हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग इनसे, सर स्टेशन मास्टर है पूर्व मध्य रेलवे में और सर ट्रेन मैनेजर है पूर्व मध्य रेलवे में। तो हम लोग इनसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मिल सकता है, इन्होंने जितनी स्ट्रगल की है, जितनी तैयारी में जो है मेहनत की है, उसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। और भारतीय रेलवे में किस पदों में कितनी बेसिक सैलरी होती है, सारी चीज़ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा ग्रेजुएशन है BCA से, रांची यूनिवर्सिटी से, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। सर, आप किस बैच में भारतीय रेलवे में कार्यरत हुए हैं? मेरा जो है बैच 2023 में हुआ है और मेरा जॉइनिंग 24 अप्रैल 2023 से मैं ट्रेनिंग में गया था। सर, आप किस बैच में हैं? मैं अभी NTPC 2019 बैच से हूँ और 2023 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। सर, आप बताएंगे कि NTPC की बेसिक सिलेबस क्या है? बेसिक सिलेबस इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके ओवरऑल, उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है और साइंस भी है। सर, आपने तैयारी के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, चूँकि वोकेशनल आप कोर्सेज किए हुए हैं, तो आपने रेलवे की तैयारी में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा कि नहीं? वैसे कोई डिफ़िकल्टी तो इसमें लगा नहीं। मेरा पहले से रुझान रेलवे में जाने का, इससे पहले मैं जो स्टेट गवर्नमेंट में मैं तैयारी करता था उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो चुका था एज अ पंचायत सेक्रेटरी। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करता रहा एज अ बैंक। मेरा जो रुझान था बैंक की तरफ था। फिर यही रेलवे NTPC 2019 में आया तो मैं 2020 में से इसमें लग गया और फिर फाइनली 2023 में इसमें मेरा ज्वाइनिंग हुआ। सर, आपने कौन कौन सा बेसिक लेवल की बुक्स सेलेक्ट की और क्या क्या तैयारी रही आपकी? देखिए, इसका जो सिलेबस है वो बेसिक 10th लेवल का ही सिलेबस है, मतलब अप टू 10th लेवल तक ही पूछता है इसमें। तो मैथ्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं जो NCERT है, बेसिक बुक है, टेक्स्ट बुक है 9th 10th का, 8th 9th 10th 3 क्लास ये है। उसके अलावा आप कंपटीशन के लिए एक RS अग्रवाल की बुक आती है, एस चांद पब्लिकेशन की, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो अच्छा बुक है, बेसिक तैयारी के लिए वो है। उसके अलावा अगर आप एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आप जितना मॉक लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए वो उतना बेनिफिशियल रहेगा। रही बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए भी एक RS अग्रवाल की ही आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। वो भी बढ़िया बुक है बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अगर एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए तो उसमें भी फिर रीजनिंग में तो पूरा खेल आपका प्रैक्टिस का है। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए, उतना सही है। इस पर रेलवे की प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का क्या रोल होता है? प्रीवियस ईयर का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप अनदेखा करेंगे तो आप मतलब कि 50% जो है अपना तैयारी को लैग कर रहे हैं। क्या कि उससे आपको मतलब कि पैटर्न जो है कि किस पैटर्न में पूछ रहा है, क्या ट्रेंड है, वो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है पैटर्न रेलवे का ज़्यादा चेंज होता है। जहाँ तक हम देखें, जो हम पहली बार ही 2019 में ही रेलवे का एग्ज़ाम दिए थे, तो 2016 का हम पैटर्न देखे थे, तो वहाँ से हमको कुछ आइडिया लग गया था। लेकिन 19 में जो हम जब रियल एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे पैटर्न चेंज था। ऐसा नहीं कि एकदम रूबरू ऐसा क्वेश्चन आया था, पैटर्न चेंज था। जो अभी रियल जो ट्रेंड में TCS का, जैसे कि पजल वजल पूछा था, उस 2016 में ये सब पजल सब नहीं था इंक्लूड। जो अभी जो 2019 में पजल सब जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्वेश्चन पूछा था। उसके लिए तो जो अभी हमारे मित्र जो तैयारी कर रहे होंगे वो भी जान रहे होंगे कि क्या ट्रेंड अभी चल रहा है TCS का।
और एग्ज़ाम तो ऐसा नहीं है कि रेलवे का ही सिर्फ दे रहे होंगे, और भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनसे उनको आइडिया लग गया होगा। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको मतलब फॉलो करें। और जहाँ रही, जैसे मेरे भाई कृति ने बताया कि मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, तो मैंने भी वही फॉलो किया था, RS अग्रवाल। और मतलब कि जो प्रीवियस ईयर है वो मैं लगाया था, जो भी मतलब कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे वो मैं लगाया था, और उसी से मैं तैयारी किया हूँ। सर एक बहुत बड़ी बात आती है कि रेलवे की तैयारी हम कैसे करें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग क्लास करने लायक नहीं है, बहुत दूर है, रिमोट एरिया में है। तो जो बच्चे रिमोट एरिया में है, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैरिड है, जो तैयारी करना चाहती हैं, उनके पास यूट्यूब है, एक साधन है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का है, लेकिन वो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से अपनी तैयारी को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो जो बहुत दूर इलाके में जो बच्चियां हैं, उनकी तैयारी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, हम भी आते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है ग्रामीण एरिया से हम भी बिलोंग करते हैं। और हालांकि हम कुछ दिन पटना भी रहे हैं, ऐसा नहीं है पटना नहीं रहे, लगभग 10 महीना या 1 साल हम पटना रहे हैं। पर हम पटना भी रहे थे तो वहाँ क्लास व्लास नहीं करते थे। हमको जहाँ तक लगता है कि जो आज का कंपटीशन का दौर है, इसमें क्लास की भूमिका है, ऐसा नहीं है क्लास की भूमिका नहीं है, टीचर की भूमिका नहीं है, टीचर की भी भूमिका है। पर टीचर की भूमिका बस सीमित है, वो सिर्फ आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तैयारी में, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन तैयारी करना आप ही को है। और आज के दौर में रही कोचिंग की भूमिका की बात, तो अब इतना ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल हो गया है, यूट्यूब हो या तरह तरह के टीचर्स अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिए हैं। तो इतना ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, हम तो बाकी टीचर्स का छोड़ दीजिए, आप यूट्यूब पे ही आ जाइए, तो इतना रिसोर्सेस है कि आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। हाँ, लेकिन यही है कि ज़्यादा रिसोर्सेज होने के कारण आदमी भटक जाता है कि इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं। तो बस वही है कि आपको उसी में स्टिक रहना है कि हमको कहाँ से कितना रिसोर्स, किस रिसोर्स से कितना फ़ायदा लेना है। अगर आपका तैयारी बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिएगा, मॉक लगाइएगा। मॉक लगाने के बाद क्या है कि आपको पता चलेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर किसी टॉपिक में आप फंस रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप पर्सनल किसी टीचर के पास जाइए, किसी कोचिंग के पास जाइए, उसके लिए फ़ीस दीजिए। नहीं, आप यूट्यूब पे आइए, सीधा उस टॉपिक को सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर्स आ जाएंगे। आपको जिस टीचर्स का समझ में आए एक बार उसको पूरा देख लीजिए, उनके सीट को या जहाँ कहीं से भी सर जगह जगह मिल जाता है, टेलीग्राम है आजकल, तो हर जगह क्वेश्चन मिल जाता है, सीट मिल जाता है। आप वहाँ से उनका उस टॉपिक का क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद फिर से जाइए, फिर से मॉक दीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो रिसोर्सेज का अभाव नहीं है, बशर्ते कि अपने आप को संयमित रखने की ज़रूरत है कि आप कितना हद तक अपने आप को संयमित रख पाते हैं, कहाँ तक आप उसका फ़ायदा ले पाते हैं। तो ये चीज़ है। और ग्रामीण इलाके की बात है तो ग्रामीण, अब तो खैर इंटरनेट हर जगह अवेलेबल हो गया, अब तो 5G का समय आ गया है, इंटरनेट की ज़रूरत दिक्कत किसी को है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप वही यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उसकी भी दिक्कत नहीं है। आप मेन है कि एक बार बेसिक्स क्लियर कर लीजिए कहीं से भी। अगर आपको किसी टीचर का ज़रूरत पड़ रहा है तो हम ये नहीं करें टीचर का सहायता मत लीजिए, उसका भी एक अपना वैल्यू है, लीजिए, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ये नहीं कि अब टीचर से लगे हुए हैं, एक टीचर का लिए फिर दूसरा टीचर का लिए, ये गलती नहीं कीजिए, बस यहीं पे आदमी फंस जाता है। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम रेलवे का फॉर्म भरे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो या टेक्नीशियन हो, पहली बार जो फॉर्म भर रहे हैं, वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? ये 3 से 4 महीने का जो समय है अभी बच्चों के पास एग्ज़ाम के लिए, तो इस 3-4 महीनों में अपने आप को कैसे जो है शार्प कर सकते हैं? पहले तो मैं यही बोलूँगा, पहले तो सबसे अच्छी तरीके से सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाएं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर वो लगाएंगे तो उनको अपना लेवल पता चलेगा, वहाँ से वो अपना जो वीक पॉइंट है उसको जज कर पाएंगे, वहाँ से वो सुधार करें। सिलेक्शन कभी भी आपका मजबूत पॉइंट से नहीं होता है, आपका वीक पॉइंट से ही सिलेक्शन होता है। तो वीक पॉइंट को पहचानें और उस पर काम करें। और जो भी है मतलब कॉन्सेप्ट, जो जैसे कृति भाई ने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है वही किंग है और प्रैक्टिस क्वीन है, तो इस पे काम करें। आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, उसी पे स्टिक रहें, सिलेबस से इधर उधर ना भागें, एक गाइडेंस में रहें। मल्टीपल गाइडेंस में जाइएगा, डिस्ट्रैक्ट होइएगा, फिर चीज़ें जो है छूटते चली जाएंगी। इसीलिए मल्टीपल गाइडेंस न जाए, एक ही गाइडेंस में स्टिक रहें, तो सिलेक्शन आपका पक्का है।
सर आप जब रेलवे में ज्वाइन किए थे तो आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी रही होगी? देखिए, जब मैं ज्वाइन किया तो शुरुआत में तो मेरी ट्रेनिंग हुई, तो ट्रेनिंग के दौरान तो सिर्फ आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है, तो उस टाइम तो खैर कम मिलती है। जो बेसिक प्लस डीए होती है मोटा मोटा 44,000 के आसपास बेसिक प्लस डीए मिलती है, बस ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान। उसके बाद एक रेलवे बहुत अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी ऑफर करती है आपको, और सुविधा भी बहुत अच्छी देती है। मुझे जहाँ तक याद है कि मेरी फर्स्ट सैलरी जो आई थी वो आई थी अप्रॉक्स, जब माइलेज वाइलेज मिलने लगा। देखिए नॉर्मली क्या है कि ये हमारा जो पोस्ट है वो लेवल 5 का पोस्ट है। नॉर्मली पोस्ट में कि लेवल 5 के नॉर्मल पोस्ट में क्या होता है कि आप 50,000 के अराउंड 52, 54,000 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर या ट्रेन मैनेजर की, इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा में जो रेलवे है वो माइलेज देती है कि आप, चूँकि आपका रनिंग ड्यूटी है तो आपका किलोमीटर अलाउंस मिलता है। तो अगर उस किलोमीटर को इंक्लूड किया गया तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी वो अप्रॉक्स आपको 67,000 की अप्रॉक्स आई थी, 65 या 67,000 की अप्रॉक्स। और वो डिपेंड करता है कि किस महीने कितने माइलेज बने। लेकिन मेरा आप एवरेज मान के चल सकते हैं कि 65 टू 70 के अराउंड आपको 65 टू 70,000 के अप्रॉक्स आपको एवरेज मिलेगा। नहीं 70 तो 65 तो कोई नहीं आपका काट सकता है। सर आपकी पहली सैलरी कितनी रही थी, और रेलवे में शॉर्ट में बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अवेल करवाई जाती? देखिए हम लोग का तो ऐसा ट्रेनिंग में बेसिक और डीए मिलता है, जो कि स्टेशन मास्टर एक लेवल 6 का जॉब है। तो बेसिक आपका हो गया 35,400 मिलेगा, और अभी जो डीए चल रहा है 53% है, तो वही आपको 54-55 के अराउंड मिलेगा। तो पहली सैलरी जो है मतलब कि एज अ ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग लगभग आपका 4 महीने की होगी, तो वही 53 टू 55,000 के अराउंड मिलेगा। और उसके बाद जब आप एज ए मतलब पोस्टेड हो जाएंगे तो 60 ऑन एन एवरेज 60 के अराउंड आपका पर मंथ सैलरी बन जाएगा। और उसके अलावा अगर हो जाए तो जैसे जब आप इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे तो आपको नाइट अलाउंस मिलेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, फिर HRA मिलेगा, और भी चाइल्ड अलाउंस मिलेगा। ये तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो आप रेलवे में आने के बाद आपको ज़्यादा जानकारी होगा। अभी तो जो मतलब कि जो मतलब प्राइमा फेसिया जो हम बता रहे हैं, जो फर्स्ट में आपको मिलेगा वो ये सब तो मिलेगा ही। फिर आप जब मैरिज करेंगे तो फिर और भी चीज़ें हैं जो आपको इंक्लूड होंगी उसमें। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे लेवल 1 से आते हैं उनकी भी एग्जामिनेशन है, तो लेवल 1 की तैयारी के लिए क्या करें, और लेवल 1 से ग्रुप डी से ग्रुप सी तक का प्रमोशन का चैनल क्या है? और कुछ लोग ये भ्रांतियों में रहते हैं कि प्रमोशन नहीं होता है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा एक चीज़ के लिए कि ग्रुप डी अब नहीं रह गया, अब उनको ग्रुप डी नहीं बोला जाए। अब सरकार उसके लिए लेवल का प्रोविज़न ला दिया है, लेवल 1 लेवल 2 इस तरह से है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग लेवल 1 पे बात करें। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रायोरिटी तो अभी ग्रुप डी का है, तो आप उसको जो है, हाँ ये कह सकते हैं कि ग्रुप डी है, पर अब जब गवर्नमेंट उसको ये कर रही है तो हम लोगों को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। और रही बात, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब बहुत अच्छी काम है। तो इसलिए लेवल 1 की बात करते हैं हम लोग। तो लेवल 1 में क्या है कि सिलेबस की बात करें अगर लेवल 1 की, तो हम देखेंगे मोटा मोटा लेवल 1 का सिलेबस ऐसा नहीं कि NTPC से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिलेबस मोटा मोटा वही है। थोड़ा सा साइंस पोर्शन उधर कम पूछता है NTPC में, हो सकता है इधर ज़्यादा पूछता होगा। तो लेवल 1 में जहाँ तक मुझे देखने को मिला है प्रीवियस ईयर में कि लेवल 1 में साइंस पोर्शन थोड़ा सा पूछता है, और न्यूमेरिकल का भी थोड़ा सा ही है। पर एक चीज़ ये भी है कि जैसा हल्ला है कि न्यूमेरिकल बहुत हाई लेवल पूछता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बेसिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे, तो ऐसा नहीं है कि ये। तो इसलिए अगर कोई NTPC का भी तैयारी कर रहा है और ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया है, या कोई लेवल 1 का भी फॉर्म फिलअप किया है और NTPC का भी तैयारी कर रहा है, तो दोनों साथ साथ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, और साथ साथ एग्जाम निकाला जा सकता है। अब प्रमोशन का क्या प्रोविजन है सर? इसमें प्रमोशन होता है कि नहीं होता? नहीं, प्रमोशन तो है, ऑब्वियस प्रमोशन तो हर पोस्ट में है। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 से प्रमोशन होकर के आप, एक नॉर्मल प्रमोशन का प्रोसीड्योर है, उसके बाद जाकर के एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है जो आप एग्ज़ाम देकर के बन सकते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो लेवल 1 से वो अधिकारी तक बने हैं। हमारे JITI में ही एक हमारे शायद प्रिंसिपल साहब थे, वो शायद बहुत पता नहीं लेवल 1 थे या लेवल 2 थे या लेवल 3 थे, पर थे इसी नॉर्मल ही पोस्ट में, और वो बाद में जाकर के लेवल 10 या लेवल 12 से रिटायर किए हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आए थे, डायरेक्ट प्रमोशन नहीं हुआ होगा डिपार्टमेंट, पर ऑप्शन तो है ना।
आप एक बार जॉब में जाइए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, आपको पता चलेगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और प्रमोशन का एस्पेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स है। आप LDC दे सकते हैं, GDC दे सकते हैं, उसके बाद फिर आप GDC निकालने के बाद आप उससे आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप गजेटेड के लिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है, ऐसा नहीं है ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो लगता है। सर रेलवे की तैयारी के बीच में अभी जैसे एग्जामिनेशन का डेट अनाउंसमेंट ने, तो बच्चों को आप इस बात से सम अप करिए सेशन को, किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है हमारी तैयारी की कंसिस्टेंसी जो है वो कट आउट ना हो। और एक चीज़ जो है, जो घरेलू महिलाएं हैं जिनकी एज लगभग 30 साल के आसपास है, वो अभी से शुरू करना चाहती है, तो आप उसको संक्षेप में क्लियर आउट करें। देखिए, अब तो मतलब कि टाइम तो अभी आपके पास पर्याप्त है, 6 महीना के अराउंड लगभग है एग्ज़ाम को। तो आप मतलब कि पहले तो अपना जो बेसिक है वो क्लियर कर लीजिए। और एक बात, जो ये 6 महीना है इसको लाइटली ना लें आप। जो जैसा कि रणविजय भाई ने बताया कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और जो करंट अफेयर्स है उस पर काम करके, कि NTPC में जहाँ तक हम लोग का जो आया था क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स का बहुत मेजर रोल था। करंट अफेयर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। और स्टैटिक पार्ट, GK में जो स्टैटिक पार्ट है उसको भी आप नेगलेक्ट ना करें, उसको भी आप लेते हुए चले साथ में। और मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा कुछ वास्ट है नहीं, मैथ्स, रीजनिंग और यही करंट अफेयर और स्टैटिक, ये 4 पोर्शन को आप निरंतर लेके चलें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अभी 6 महीना है आपके पास, आराम से कर धीरे धीरे चलते रहें। ऐसा नहीं कि 1 महीना में ये कर लेंगे, 2 महीना में वो कर लेंगे, वो ना करें। डेली का शेड्यूल बनाएं, डेली टारगेट बनाएं, उसको अचीव करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो शॉर्ट टारगेट बनाएं उसको। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि लंबा ले लिए कि 1 महीना में हम मैथ कर लेंगे, अगले महीना में रीजनिंग कर लेंगे, अगले महीना में करंट अफेयर, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, धीरे धीरे छोटी छोटी टारगेट बनाएं और उसको डेली अचीव करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप कंपटीशन में बने रहेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मॉक ज़रूर लगाएं। जो मॉक का जो रोल रहेगा आपका एग्ज़ाम में, वो आपको जो मॉक दीजिएगा उससे आप एनालाइज कर पाएंगे आप खुद को कि आप कहाँ पे हैं। मॉक देंगे, मॉक का एनालाइज करेंगे और वहाँ पे काम करेंगे, जहाँ आपका वहाँ पे वीकनेस आपको स्पष्ट जो क्लियर होता है वो दिखेगा, और वहाँ पे काम करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। हम लोग सेशन को एंड करने से पहले 10 सेकंड में आप बताएं कि जो महिलाएं हाउसवाइफ है, जो जिनकी जो है पढ़ाई छूट गई है 4 साल, 5 साल, 10 साल, अगर अभी से शुरू करना चाहें तो क्या कर सकती है तैयारी? देखिए, जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि हो सकता है अभी समय है, हो सकता है, ऐसा नहीं है। समस्याएं आती है, जो जिनका पढ़ाई छूट गया है उनके साथ बहुत सारी समस्या, प्लस वो अगर हाउस वाइफ है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर अगर कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बशर्ते कि आपको वही है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसा कि बड़े भैया ने बताया कि सबसे पहले चीज़ कि सिलेबस को अपने माइंड में रखें, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और एक्स्ट्रा नहीं पढ़े। एक्स्ट्रा, देखिए एक्स्ट्रा पढ़ के क्या कीजिएगा, आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। पर कम से कम एटलीस्ट जितना सिलेबस है उतना आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और सही बात बताया भाई ने कि लंबे रेस का घोड़ा मत बनिए। आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए और अपने आप को पुश कीजिए कि हम उसको कंप्लीट कर लें, एटलीस्ट उसमें कहीं ना फंसे। इतना कर लीजिए। मॉक टेस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे एनालिटिकल रीजनिंग है, अब सिलेबस में लिखा हुआ है। पहले क्या था कि उसमें पजल वगैरह नहीं पूछता था। अब 2019 वाले NTPC में क्या हुआ कि पजल वगैरह आ गया थोड़ा सा, तो सबको लगा कि कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि चेंज हुआ, सिलेबस में था, स्लाइटली, हाँ सिलेबस में था। बस यही था कि सिलेबस में होने के बावजूद पहले क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका अलग था, अब थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया लेवल। तो वही चीज़ है, एनालिटिकल की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। आज का कंपटीशन का जो दौर है वो एनालिटिकल तरफ जा रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको उस सब चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस की सबसे मेन है प्रैक्टिस। थोड़ा ही 60% अगर आप सिलेबस कर लिए हैं और उसका ही आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं 60 से 70% सिलेबस का, तो मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौर में आ जाइएगा।
और बाकी तो उसके बाद आप जितना कर पाइएगा वो आप पे डिपेंड। तो घरेलू महिला ऑफ कोर्स कर सकती है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, शुरुआत करिए धीरे धीरे, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा पर हो सकता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग थे आज सर के साथ में थे एनटीपीसी और रेलवे की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उसकी तैयारी के लिए, उसकी तैयारी की इन्हेंसमेंट के लिए अभी जो समय बचा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, क्या सैलरी आपकी रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आगे किन्हीं रेल के कर्मचारी के किन्हीं अच्छे महानुभाव से। और सर, आप दोनों को टाइम देने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, अपडेट में हम लोग को इनवाइट करने के लिए। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया आप, ताकि हम अपनी बातों को लोगों तक रख पाएँ, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।